Hello everyone, my name is Reswav Adhikari. Welcome to our channel Reswav Adhikari. आज हम MEC सीखेंगे। MEC का लेक्चर 3 लेके आ गए हैं, जहाँ पर हम रिकैप भी देखेंगे और साथ ही साथ आगे जाएंगे, आगे का कंटेंट भी हम सीख रहे होंगे। तो MEC क्या होता है, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैं एक और बात बता दूं कि मैं रिसेंटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे MEC का ये जो नोट्स है मैं आपको दे दिया, तो उसको आप अलग से डिवाइस में खोल के रख सकते हो और उसको मार्क करते चले जा सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखते चले जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। तो उसको आप मार्क कर सकते हो और साथ ही साथ उसको अलग से हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके भी सामने रख के आप पेन से और पेंसिल से और कोई भी आपका हाईलाइटेड से भी मार्क कर सकते हो। तो मैं आज से कोशिश करूँगा पहले आपको जो हमारा PDFs है, जो नोट्स है, वो हमें पहले दे देना पहले देने की कोशिश करूँगा, तो उससे आपको आसानी होगी चीज़ों को सीखने में। ठीक है, नोट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी आप नोट्स करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, नोट्स कॉपी में खुद से बनाना चाहते हो, तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो पहली बात तो है, जो रिकैप में हम देखने वाले हैं, पहली बात तो है कि जो MEC क्या होता है। MEC आपको पता है, MEC दो चीज़ से बना होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ये दो मेनली ब्रॉडली कंसेप्ट होता है जिससे हम MEC को पढ़ते हैं, जिसके अंदर MEC दो कंसेप्ट मेनली आता है। ठीक है, इसका अलग अलग केसेस हम पढ़ते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। तो पहली बात तो है, मैं इसका 2 लेक्चर ले चुका हूँ, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद इस रिकैप को देखिए तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहली बात तो है, हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज का कुछ ऐसे जो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से कुछ फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं, तो उसको आप देख सकते हो लेक्चर 1 पे। मैं यहाँ पर इसको डिटेल नहीं करूँगा। इम्पोर्टेंट जो है Q नेट ज़ीरो होता है, ये मैं डिटेल करने वाला हूँ। Q नेट ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि जितना चार्ज घुसता है उतना ही निकल जाता है। ठीक है, सो इससे करंट कैरिंग वायर के सामने अगर कोई पॉइंट में R डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे तो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, क्योंकि Q नेट ही नहीं होता तो ज़ीरो तो होगा ही होगा। क्योंकि E के टर्म्स में तो E के फॉर्मूला में तो चार्ज आएगा, तो चार्ज अगर ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा चीज़ को ज़ीरो कर देगा। इसके बाद आता है मेन कंटेंट इस चैप्टर की, वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता है जो एक वेलोसिटी होता है, और उस वेलोसिटी एक चार्ज पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी से आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है उसके सामने, तो उससे क्या होता है, उसका पाथ कुछ अलग तरीके से डिफ़र करता है, अलग तरीके से वो घूम जाता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम क्या जानते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन से हम ये सब निकालते हैं। उसके बाद इसको कंबाइन करके और ज़्यादा सब कुछ कंबाइन करके एक फार्मूला निकालते हैं जो हम सब जानते हैं, F=QVV sin थीटा। इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, F=Q×V×B। ये एक फार्मूला है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, फुली एक्सपेरिमेंट, नो प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है जिससे आपका डायरेक्शन वाला जो फंडा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैप्टर की ब्लड जो है वो है डायरेक्शन और इमेजिनेशन। तो उसको एनहांस करने के लिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है, अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उससे कैसे कैसे वेलोसिटी अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड के केस में कैसे फोर्स वेरी कर जाता है। ये सब जो एग्जाम्पल्स है उससे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो और अच्छी तरीके से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लेक्चर 1 पे इसको डिटेल कर चुका हूँ, आप उससे देख सकते हो। कांस्टेंट एक B होगा, तो यहाँ पर कैसे कैसे होगा, यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया गया है। मैं जो यहाँ पर बताने वाला हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक और चीज़ बता दूँ, एक होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वो क्या होता है, अगर आपके राइट हैंड की थंब उसके अलोंग अगर कोई करंट कैरिंग वायर का जो करंट के डायरेक्शन है वो होगा,
तो आपका जो रिमेनिंग फिंगर्स है उसको कर्ल करने से जो जेस्चर बनता है उसके अलोंग जो आपके पास रेखाएं बनेंगे, वो रेखाएं क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएगा। ये होता है राइट हैंड थंब रूल की मुद्दा बात। ठीक है, अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं। लेफ्ट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग साहब ने दिए थे। अगर आपका लेफ्ट हैंड की थंब, इसको अलग तरीके से बताते हैं, अगर आपके पास ये जो फिंगर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड के बाजू वाले जो फिंगर होते हैं उसके अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, और अगर आपके पास मिडिल फिंगर के अलोंग, ठीक है, मिडिल फिंगर के अलोंग अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल और कोई भी हो, हाँ चार्ज पार्टिकल ये बोल सकते हो, नहीं तो करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन भी बता सकते हो। अगर हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड की थंब है उसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, तो ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसको बहुत बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग केसेस में। फिर से वही फॉर्मूला आता है F=Q/V × ये JEE एडवांस की बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन JEE एडवांस का ये फार्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया गया था। मुद्दा बात जो है, ये सर्कुलर मोशन, जो इसका जो पाथ होता है, जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पाथ होता है वो होता है सर्कुलर मोशन वाला पाथ। तो सर्कुलर मोशन वाला पाथ होता है, उससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट खुल जाता है। जहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी हर एक जगह पे 90 डिग्री पे चल रहा है। तो इससे जो आपके पास वर्क डन बाय द फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सूटकेस वाला केस ले सकते हो, जहाँ पर इस डायरेक्शन पे जी होता है और मतलब इस डायरेक्शन पे आपके पास फोर्स होता है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ, जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा उस जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होगा। तो आपके पास फोर्स का डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके बीच में देखो 90 डिग्री एंगल है, तो मतलब ये जो फोर्स के द्वारा किया जाने वाला कार्य है वो ज़ीरो होता है। W बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया इस केस में। सेम तरीके से इस केस में भी चल रहा है, क्योंकि मुद्दा जो बात है, जो फोर्स और वेलोसिटी दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इससे जो वर्क डन बाय द फोर्स है वो ज़ीरो हो गया है। और वर्क डन बाय द फोर्स अगर ज़ीरो होगा तो उससे क्या हो जाएगा आपके पास, उससे आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि वर्क डन बाय द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम सब सर्वदा लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, हाँ, तो इससे क्या होता है, इससे आपके पास ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। ये स्पीड अनचेंज होता है, उससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आपको पता होगा कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो वेलोसिटी होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसका सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन का चेंज होता है। ठीक है, नहीं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है 11th का। नेक्स्ट आता है आपके पास वही चीज़ है कि ये कंसेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। हमें पता है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो लगता है इसके ऊपर, रोल प्ले ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स F=mv²/r, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, और वो इक्वल टू F=QE भी हो गया। तो मतलब दोनों को इक्वल कर देना है, मतलब इक्वेट कर देना है। R=mv/QB आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क कर लीजिए। R=mv/QB हो जाता है, और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, T=2πr/V। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ ये रिकैप, क्योंकि ये पहले पढ़ा दिया गया है, इसका रिकैप दिया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 को रेफ़र ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम ये पार्ट तो हम बता ही दिए हैं, फिर भी आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको दे दिया गया है। यहाँ पर JEE एडवांस का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। कोई भी एक रीजन है, देखो ये वाला रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड, आउटवर्ड भी हो सकता है, और उस जगह पे एक क्या हो गया आपके पास, चार्ज पार्टिकल उसमें घुस जाता है कोई एंगल थीटा पे। तो पहली फंडा है कि जो जिस एंगल पे घुसेगा उस एंगल पे निकल जाएगा।
ड्यू टू सिमेट्री। और उसके बाद और भी कंसेप्ट होता है, ये आप देख सकते हो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। ये डिस्कस मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। इसको आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 पे ज़रूर देख सकते हो, दोनों लेक्चर पे मैं इस कंसेप्ट को कवर किया। नेक्स्ट आपके पास आता है ये बेसिक है इस चीज़ का, ये आप देख लीजिएगा। अब आता है आपके पास, ये मैं लेक्चर 2 में कवर किया, दिस इज़ इन लेक्चर 2 दिस पार्ट एक्चुअली, और हेलिक्स भी। और आने वाले जो चीज़ है वो लेक्चर 2 में हुआ। इसमें हेलिक्स में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलिक्स क्या होता है, एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है ऐसे तरीके से मान लो, और एक्स वाई प्लेन पे वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गया है, मतलब जैसे हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना कि एक्स वाई प्लेन पे एक वेलोसिटी होता है, उसका एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। सेम तरीके से अगर ऐसा हो गया तो इसका ये हो गया वी कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, अगर यू से छोड़ा गया तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा हो गया। और इम्पोर्टेंट बात है, इसका ऐसे फोर्स लगेगा तो इससे दो चीज़ होता है, एक तो उसका वेलोसिटी ऊपर है और दूसरा इसका फोर्स इधर खींच रहा है, तो इसका एक सर्कुलर मोशन तो इधर बनेगा, मतलब इस प्लेन पे बनेगा, इस टेबल पे बनेगा। लेकिन उसका जो वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस में जो उसका वेलोसिटी है वो इस सर्कुलर पाथ को ऊपर खींचेगा, ऊपर अपलिफ्ट करना चाहेगा। इससे क्या होगा, इससे हेलिक्स बनेगा, ठीक है। इससे ही आपके पास हेलिक्स बनेगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लेक्चर 2 में इसको अच्छी तरीके से कवर किया, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेन पे वेलोसिटी को तोड़ना है और कौन सा प्लेन पे सर्कुलर मोशन बनेगा और कौन सा प्लेन पे वो अपलिफ्ट होगा। ये जो 2-3 चीज़ है इसको आप देख लीजिएगा, कोई भी हेलिक्स आप बना दोगे। अब यहाँ से आर का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, पिच क्या होता है, दो मतलब पार्टिकल अगर सेम मतलब मान लो ये जेड एक्सिस है, इसके 2 पॉइंट में अगर आ जाए तो ये 2 पॉइंट के बीच में जो हाइट होगा, जो लेंथ होगा, वही पिच होता है। वो भी मैं डिटेल में कवर किया लेक्चर 2 में। अब हम आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस किया क्योंकि ये जो सर्कुलर पाथ है इसको अगर हम खोल देते हैं तो खोलने के बाद ऐसा हो जाता है, और इसमें कौन सा जगह पे क्या मिलता है, यहाँ पर एस इक्वल्स टू वी टी लगा के हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर वी कॉस थीटा इसके अलॉन्ग होता है, इसके अलॉन्ग वी साइन थीटा होता है, और ये होता है एच मतलब पिच होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हेलिक्स पाथ लेंथ ये सब निकालने होता है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है एडवांस पीवाईक्यू। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के एकदम लास्ट में, जहाँ पर एडवांस का एक बहुत अच्छा पीवाईक्यू था जो आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चीज़, ये क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है, घिची हो गया है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताना स्टार्ट करूँगा उस तरीके से आप नोट्स को पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप पहले तो ये देखिए कि एन क्या है, ठीक है। पहले तो आप इसको देखिए कि एन क्या है। एन होता है नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे, मतलब एन इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल एन अपॉन वी। अगर वी 1 हो गया तो एन इक्वल्स टू एन हो जाएगा, और एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस, मतलब नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये है स्मॉल एन, ठीक है। तो आप इसको देखिए पहले कि इसमें दो चीज़ लिखा हुआ है। पहले तो आप देखिए कि एलिमेंट, एक मान लो पूरा जो मूविंग चार्ज है वो तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम काट लेते हैं जिसके ऊपर हम एनालाइज करने वाले हैं। ये मान लो ये छोटा सा एक पार्ट है जिसको आप हम काट लेते हैं, जिसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, तो ये हो गया आपके पास एलिमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट, ठीक है। इसके ऊपर हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं इसका इसके अंदर से कितना मूव कर रहा है चार्ज, मतलब टोटल चार्ज कितना मूव कर रहा है इससे, ये हम देखेंगे पहले। तो देखिए डी क्यू हमें निकालना है, और डी क्यू क्या है, मूविंग चार्ज है, अमाउंट है, ये नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस नहीं, मतलब क्वांटिटी नहीं है, ये
मतलब आप बोल सकते हो कि पार्टिकल के अमाउंट नहीं है, ये है टोटल अमाउंट। मतलब जैसे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, या आप गिन रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन है, ये एक टाइप ऑफ मेजरमेंट है। लेकिन दूसरा मेजरमेंट क्या है, कितना चार्ज है उसके अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 कूलम चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर में -19 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो, ये दो अलग चीज़ है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा गिनना अलग चीज़ है, और ऐसे गिनना अलग चीज़ है। ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया, दो डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में। सेम तरीके से डी क्यू और जो कैपिटल एन हम यहाँ पर लिखे थे, कैपिटल एन अपॉन वी इक्वल टू एन है यहाँ पर, ये एन इक्वल टू आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो कैपिटल एन है ना, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस। मतलब आप गिन रहे हो 1 2 3 4 करके गिन रहे हो, ठीक है, पार्टिकल वाइज गिन रहे हो आप, वो एन है, कैपिटल एन है वो चीज़। ठीक है, और ये जो डी क्यू है वो हम देखेंगे बाद में। देखिए छोटा सा एलिमेंट है ना, इससे अंदर कितना चार्ज पास कर रहा है वो हम यहाँ पर मान लिए हैं डी क्यू चार्ज पास कर रहा है। तो डी क्यू चार्ज पास कर रहा है, और एन ए डी एल इंटू ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मान लो इसका जो ये छोटा सा पार्ट है ना, इसका क्रॉस सेक्शन मान लो ए है, और इसका जो छोटा सा लेंथ है वो मान लो डी एल है। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ डी एल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप इस वॉल्यूम के अंदर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू कैपिटल एन अपॉन क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एल। ठीक है, तो आपके पास जो कैपिटल एन वो क्या हो गया, वो हो गया ए इंटू डी एल इंटू स्मॉल एन, ये हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस। पार्टिकल वाइज हम अमाउंट गिन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब 1 2 मतलब बॉल के वाइज, 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, और उस बॉल के अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्यू से। क्योंकि हम मान लिए हैं कि ये छोटा सा एलिमेंट के अंदर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस पास कर रहा है। अब हमें मिल गया है कि वो छोटा सा एलिमेंट से इतना पार्टिकल पास कर रहा है। ठीक है, कितना पार्टिकल, स्मॉल एन इंटू डी एल इंटू ए, इतना पार्टिकल पास कर रहा है। मतलब और हर एक पार्टिकल तो वो तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव का प्लस ई है, मतलब प्लस ई है उसके अंदर जो चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, डी क्यू इक्वल टू ये टोटल चीज़ इन टू ई। बात समझ में आया, ये यहाँ पर जो लिखा गया है डी क्यू इक्वल टू ये जो पूरा चीज़ है कैपिटल एन एन टू ई। अब कैपिटल एन की जगह आप रख दीजिए ना वो चीज़ जो हम निकाले थे, एन ए डी एल हो गया, एन इंटू वॉल्यूम और इंटू ई, बस ख़त्म। तो डी क्यू मतलब वो जो छोटा सा पार्ट एलिमेंट था उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ चार्जेस चल रहा है वो कितना है, एन ए डी एल इंटू ई, इतना चार्जेस चल रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे जाइए, और आपको शायद पता नहीं होगा अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़े हो। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हो तो आपको एक टर्म को बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अवगत होगे, वो हो गया वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट कैरिंग वायर है ना उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पास करता है, पॉजिटिव चार्ज पास करता है, कुछ भी मान लो, तो वो डिफरेंट ऑब्स्टैकल से, मतलब उसके करंट जो करंट कैरिंग वायर है उसके अंदर तो एकदम प्लेन स्मूथ सरफेस तो नहीं है, उसके अंदर ऐसे तरीके से रहता है। मतलब उसका जो अंदर का जो पाथ होता है वो नैरो तो होता ही है और बहुत ज़्यादा रफ होता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे ऑब्स्टैकल से पास करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये कभी पीछे आता है, कभी सामने जाता है, कभी पीछे, कभी सामने, कभी इधर उधर रैंडम मोशन करके निकलता है। तो ये जो मोशन होता है इसका, ये जो वेलोसिटी है ये तो नॉर्मल वेलोसिटी के जैसे है नहीं जो हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको और भी डिटेल में आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी
चैप्टर में, लेकिन अभी तक तो आप इसको याद रख दीजिए कि जो करंट कैरिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसको वीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम तो यहाँ पर करंट कैरिंग वायर का ही तो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें जो वेलोसिटी की बात किया जा रहा है वो वी क्या होगा एक्चुअली, वो वी डी होगा। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल सही, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, वो क्या है, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये तो हमें पता है। अब पहली बात तो है इससे हम डायरेक्शन को भी देखेंगे और इसको अच्छी तरीके से डिड्यूस करके एक फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो पहले हम डायरेक्शन को देख लीजिएगा। तो पहले हम डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर बी ऐसे है, और जो इसका जो वी है वी ऐसे है। आई और वी सेम ही तो डायरेक्शन पे होगा, तो ये हो गया आपके पास वी और आई आप यहाँ पर मान सकते हो, और ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, दोनों वेक्टर की परपेंडिकुलर, तो मतलब ये वाला। ठीक है, जो इसका भी परपेंडिकुलर है इसका भी परपेंडिकुलर है। अब इस डायग्राम को देख लीजिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्स। सेम तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है यहाँ पर लग रहा है, मतलब इसका बी ऐसा है, इसका वी ऐसा है, तो फोर्स इसके अंदर ऐसे तरीके से लग रहा है। समझ में आ गया? जी सर। तो आपके पास डायरेक्शन पता चल गया, एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी से जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल गया। अब हम उस वी एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी को और अच्छी तरीके से थोड़ा सा डिड्यूस करेंगे। देखिए एफ इक्वल्स टू एन ई ए डी एल क्यों लिखा गया है, क्योंकि डी क्यू इक्वल टू एन ई ए डी एल तो आप पहले ही देख चुके हैं। तो जस्ट इसको डी, अब या तो तुम बोलोगे कि डी क्यू क्यों लिखा गया है, मैं तो तब से बता रहा हूँ कि ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसका ही हम एनालाइज कर रहे हैं, पूरा चीज़ का हम एनालाइज नहीं कर सकते, छोटे से एलिमेंट का ही एनालाइज कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, वो तो अलग कंसेप्ट है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि छोटा सा एलिमेंट के ऊपर हम एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर हम एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर तो डी क्यू ही चार्ज पास कर रहा है, तो इसलिए डी क्यू लिखा गया। और वी डी क्रॉस बी हम पहले ही बता दें कि वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी भी है। अब डी क्यू इक्वल टू एन ई डी एल है, एन ई डी एल लिख दीजिए, वी डी क्रॉस बी लिख दीजिए। बिल्कुल, इतना समझ में आ गया है सर। अब एक थोड़ा सा वेक्टर का एक कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा का एक कंसेप्ट है। अगर आपके पास नॉर्मली यहाँ पर इनटू है और यहाँ पर बी क्रॉस सी है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली इनटू है और यहाँ पर बी क्रॉस सी है, अगर ऐसे तरीके से मतलब ए डॉट कोई भी नॉर्मल इनटू है और यहाँ पर बी क्रॉस सी है, सब वेक्टर है, एवरीथिंग इज़ वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, और एक और कंडीशन है, अगर इसको याद रख लीजिए अगर आपको पता नहीं है, अगर यहाँ पर जो ए वेक्टर है और जो वी वेक्टर है दोनों अगर पैरेलल है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तब आप दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो। बात समझ में आया? दो चीज़ है, एक तो ए डॉट बी क्रॉस सी है, और दूसरा चीज़ है ए और बी जो वेक्टर, दो वेक्टर है, तो दो बाजू वाले वेक्टर, इस दो बाजू वाले वेक्टर अगर पैरेलल हो गया किसी कंडीशन में, तो दोनों को आप ऑल्टरनेट तरीके से ऑल्टरनेट करके लिख सकते हो, दोनों की पोजीशन आप ऑल्टर कर सकते हो। बात समझ में आया? और यही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। देखिए एफ इक्वल्स टू ये जो है ना, अच्छा उससे पहले आप ये देख लीजिए कि एफ इक्वल्स टू एन ई ए डी एल इंटू वी डी क्रॉस बी है। अच्छा, अब वी डी और बी के बीच में क्या एंगल है, बी तो ऐसा है, ऐसे तरीके से टेबल है, और यहाँ पर बी है, और वी कैसा है, यहाँ पर वी ऐसा है, ध्यान से देखिए। तो इसके बीच में तो 90 डिग्री एंगल ही होगा, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्लेन पे ही तो वी है, तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा। तो इसका अंदर मतलब है इसका अंदर जो साइन 90 आएगा वो साइन 90 हमेशा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो गया, एफ इक्वल्स टू एन ई ए डी एल वी डी बी, नॉर्मली इनटू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और कंसेप्ट आता है, मतलब एक फॉर्मूला आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए।
ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू वी डी ई एन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आई इक्वल्स टू वीना, ठीक है, वीना, वीना से आप आई इक्वल्स टू वीना, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर वी डी ई ए एन, वीना, देखो यहाँ पर वीना है और डी एल भी अलग है, तो वी ई ना मतलब वी डी ई एन है, इसको आप आई लिख सकते हो, तो इसको आप आई लिख दीजिए, इसको आप नॉर्मली आई लिख दीजिए। और देखिए डी एल और बी क्या है, डी एल और बी तो वेक्टर है, वेक्टर है क्या नहीं है, हाँ वेक्टर है। अब उसको आप नॉर्मली ऐसे लिख दीजिए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो अब इसमें अब क्या है, अब यहाँ पर देखिए आई आ गया। अब आई क्यों आ गया यहाँ पर, क्यों ये आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए होगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो वी डी अंदर था, हाँ बिल्कुल अंदर था, मैं क्या बोला साइन 91 हो गया ना, तो अब वी डी को बाहर ले लीजिए ना, ले लीजिए बात, तो आई हो गया। अब अंदर में डी एल आ जाएगा। अब डी एल क्यों आएगा, क्योंकि डी एल यहाँ पर देखो बाहर था, उसको अंदर में रख दीजिए। सेम तरीके से यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, जिससे कि आपको पता चलता है कि सब मल्टीप्लाई है, तो अब इधर उधर आप कर सकते हो। अब इधर उधर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो देखिए, तो यहाँ पर ये दोनों वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर है मतलब इसका क्रॉस हो रहा है, अब दोनों का क्रॉस हो रहा है और बाहर आई है। अब देखो आई और डी एल तो पैरेलल है, आई और डी एल क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक मिनट, नहीं आई और वी एल को चेंज, डी एल को चेंज करना नहीं है, आपको डी एल और वी को चेंज करना था। तो देखिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी, यहाँ पर वेलोसिटी भी इधर है और डी एल का वेलोसिटी, डी एल जो यहाँ पर आप कटे थे, यहाँ पर कटाए थे, काटे थे यहाँ पर, वो उसका वेलोसिटी भी डी एल, उसका डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन पे, तो दोनों के पैरेलल हो गया, दोनों पैरेलल हो गया, तो डी एल को अंदर ले जाइए और वी डी को बाहर ले जाइए, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये आता है, ये बॉक्स वाला फॉर्मूला आता है, एफ इक्वल्स टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी आता है। इतना समझ में आ गया, हो गया। अब फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट वायर सॉरी, डी एल एल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई लूप नहीं बन रहा है, कुछ नहीं, तो डी एल नॉर्मली एल बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आप देखिए एल और बी के बीच में क्या एंगल है, एल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सेम तरीके से साइन 91 कर दीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है एफ इक्वल्स टू बी आई एल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एफ इक्वल्स टू बिल आता है ना आपका बी, हालांकि वो बिल बी आई डबल एल होता है, लेकिन आप उस सेंस से भी याद रख सकते हो बी आई एल, ठीक है, बात समझ में आया। एफ इक्वल्स टू बी आई एल, एफ इक्वल्स टू बिल, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर लिखा गया है, कंसेप्ट आपका यहाँ पर लिखा गया है, साथ ही साथ बिल का यहाँ पर बॉक्स किया गया है, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर दीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा हॉचपॉच है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है कि नेट चार्ज ऑफ एनी वायर इक्वल टू ज़ीरो होता है, नेट चार्ज ज़ीरो होता है हमेशा, लेकिन जो मूविंग चार्ज है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। और ये जो आप देखिए ये क्या है, फोर्स ऑन करेंट एलिमेंट, जो मैं तब से बता रहा था कि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट के ऊपर ही हम पूरा गौर कर रहे हैं, उसके ऊपर ही है हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका जो ये जो फॉर्मूला आया ना, ये किसके लिए है, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, एक मैग्नेटिक पर्टिकुलर मैग्नेट डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड और पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अगर उसको रखा गया है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो करंट एलिमेंट के ऊपर लग रहा है, वही फॉर्मूला हम निकाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और ये कंसेप्ट जो हम यहाँ पर सीखे, उस कंसेप्ट के रिलेटेड एक अच्छा प्रॉब्लम जो मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, उसको आप देख सकते हो यहाँ पर, वो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये है वो प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर इसको नीचे करना पड़ेगा, हाँ। अब देखिए इस प्रॉब्लम को यहाँ पर बताया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो देखो ये टेबल पर ट्रायंगल रखा गया है ना, ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है और इसमें एक रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, हमेशा दिया रहेगा रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो ना, इसको आप दिया रहेगा। तो इसमें एकदम इस जो प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर एक रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड है और उसके ऊपर एक ऐसे तरीके से ट्रायंगल रखा गया है, ठीक है, ट्रायंगुलर लूप है, वो वायर से बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा।
तो आपको बोला गया है कि नेट फोर्स ऑन दिस ट्राइंगल क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो वही बात है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है और थोड़ा सा आपको जो डायरेक्शन का कंसेप्ट है उसको यूज़ करना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को पॉज करके और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको आप कोशिश कर लिए होंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या बताता है। इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, पहले ही बता दूँ। तो देखिए आप, इसका जो नेट फोर्स ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही तो बताना है आपको। तो वो क्या हो गया, F इक्वल्स टू आई इंटू डी एल क्रॉस बी। आई इक्वल टू डी एल क्रॉस बी होगा ना। डी एल मतलब छोटा सा एक चीज़ ले लीजिए, उससे दिक्कत नहीं होता, हम इंटीग्रेशन करके मेकअप कर देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन तक जाएगा तब तो सवाल, तब तो हम इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा सोच के देखिए। पहले आपको जो सोचना होगा वो है डायरेक्शन। क्या सोचना होगा, डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा। तो डायरेक्शन के बारे में सोचिए। देखिए ये वाला जो वायर है ये ऐसे है, इसके ऊपर मान लो आई इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है। बी ऊपर है, बी ऊपर है बिल्कुल। यहाँ पर क्या था, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी इधर होगा तो इसके अंदर मतलब वी क्रॉस बी, समझ में आया। ये हो गया वी और ये हो गया बी, तो एफ क्या हो जाएगा, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। एफ हो गया ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ एफ हो गया। सेम तरीके से आप दूसरा निकालो। ये देखो सेम ओरिएंटेशन में पास करेगा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है, ये वायर का बता रहा हूँ। देखो इस वायर का जो वेलोसिटी है वो इधर है, ठीक है। ये हो गया वी और बी क्या होगा, बी तो ऊपर ही है तो बी इधर ऊपर रख दीजिए। तो वी भी क्या हो गया, इधर आ गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ फोर्स हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको थोड़ा सा टेल से टेल मिलाओ और हेड से हेड तो मिला नहीं सकते हो, टेल से टेल मिलाओ। मतलब ये जो टेल से टेल मिला तो एक आपके पास वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या हो गया, दूसरा वेक्टर आपके पास ऐसा हो गया, तीसरा वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हेड से हेड मिला है, टेल से टेल मिलाओ। पहले तो इधर इसको शिफ्ट करवा दो, ठीक है। इसको शिफ्ट करवा दिया और इसको अब शिफ्ट करवाओ। इसको शिफ्ट करवाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल। और इसको शिफ्ट करवाओ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। अब इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्या आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर 120 एंगल है, तो देखते ही बनता है कि इसके बीच में एंगल 120 है और तो कुछ हो ही नहीं सकता इसके बीच में एंगल। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप ऐसे कर लीजिएगा नॉर्मली, जो हम दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल आप कर सकते हो। आप इसके 90 डिग्री ऐसे निकालो, इसका 90 डिग्री निकालो और इसको 90 डिग्री निकालो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि ऐसे तरीके से 90 डिग्री निकाल लिया, ठीक है सर। अब आपको इसको मिला देना है और इसको मिला देना है, इसको मिला देना है, ठीक है। अब इसको मिला दोगे तो क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला जो एंगल ये 30 हो गया क्योंकि इक्विलैटरल है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 30 कितना हो गया, अब बोलिए। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब ये कितना हो गया, 180 तो होना है, तो ये हो गया 60, ये तो 60 होना है ना, ठीक है। अबे आपको अब क्या निकालना है, सॉरी, आपको अब क्या निकालना है यहाँ पर। ये जो 90 डिग्री एंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री एंगल आपको निकालना है। इसके बीच में जो एंगल है तो पहले तो आपको ऐसे सजाना पड़ेगा। आप इससे निकाल नहीं सकते हो, इससे आप निकाल नहीं सकते, तो आपको ऐसे सजाना पड़ेगा, देन आप निकाल सकते हो। अब ये 120 ही होगा, अब ये 120 ही होगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत हो रहा होगा। अब ये 120 होगा, ठीक है। अब 120 होगा तो आप एफ नेट जो कैलकुलेट करोगे ना वो 0 ही होगा। अब 0 क्यों होगा सर, ये दोनों के बीच में देखो, फिर से दिखा रहा हूँ, एक तो इधर था, एक इधर था और एक इधर था। अब ध्यान से देखिएगा, इफ इस दोनों अब इसका तो पूरा सिमेट्री है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इधर जाएगा, बीच से निकलेगा एकदम। ये दोनों का देखोगे तो इससे बीच में निकलेगा, इससे बीच से निकलेगा। अब इम्पोर्टेंट बात है, ये जो दोनों है
इस दोनों के बीच से जो निकलेगा और इसका जो निकलेगा, ये दोनों कट जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जो आप देखो पहले ऐसा निकला था, ऐसा और ऐसा था, इस दोनों का जो होगा वो सीधा इधर निकलेगा। अब ये निकाल भी सकते हो, ये 120 है इसके बीच में एंगल, ये एफ मान लो, ये एफ मान लो, तो आप कैलकुलेट करो, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर होता है, प्लस 2ab और कॉस थीटा, कॉस मतलब 120, कॉस थीटा मतलब कितना होता है, आप अगर देखोगे कॉस 120 कितना होता है, अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो 90 इंटू 1, ठीक है, 90 इंटू 1 प्लस 30, तो साइन पे जा रहा है तो माइनस हो गया, और साइन हो गया, साइन है तो माइनस हाफ हो गया, तो माइनस हाफ। अब हाफ हाफ कट गया और माइनस एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ स्क्वायर मतलब एफ, मतलब वही बात मैं जो बता रहा था कि ये एफ हो गया ये। अब ये अगर एफ होगा तो इधर भी तो एफ ही था, इधर एफ था ना, तो इधर एफ और इधर एफ वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, मैं फिर भी बता दिया, तो इसका जो एफ नेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। मैं एक छोटा सा एडिशनल कंसेप्ट आपको सिखाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये इतना डिटेल ले गया इसको। तो अब इसको रिवाइज कीजिए, क्या है, क्या वो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट था आपके पास क्या, वो कंसेप्ट आपके पास जो था वो था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जो हम सीखे, बहुत डिटेल में सीखा इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से सीख लो, 2-3 बार वीडियो को देख लो, नोट्स बना लो अगर आपको बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, उसको पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लो, और जो प्रीवियस जो भी कंसेप्ट सिखाया गया था उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम ले आएंगे और भी थोड़ा सा हम अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम चैप्टर के और भी अंदर जाने वाले हैं, तो उतना अच्छा कंसेप्ट, उतना अच्छा कंसेप्ट मिलने वाले, और प्रीवियस कंसेप्ट का यूज़ होने वाले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, सब कुछ करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।